Students, after the completion of storage of stocks and the codification of the various materials that are used in the medicine store or medical store, today we will discuss the last topic of this chapter, that is pricing of material. हमने वन बाय वन करके स्टेप पढ़े कि एक ड्रग हाउस मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, कैसे उसको मैनेज किया जाता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने वन बाय वन करके हमने पढ़ी कि कैसे उसको स्टॉक को मेंटेन किया जाता है, उसकी स्टोरेज कैसे की जाती है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग कोड कैसे दिए जाते हैं। उसके बाद जो लास्ट आ गई कि हम प्राइसिंग ऑफ मटेरियल, किस तरह से कंज्यूमर को आपने पर्टिकुलर किसी भी मेडिकल प्रोडक्ट के ऊपर कितना खर्चा आया है, उस खर्चे के अकॉर्डिंग आप कितनी प्राइस डिसाइड करते हैं कि आप उसको कितनी प्राइस का वो प्रोडक्ट लगाएंगे। किसी भी कंज्यूमर को कम कॉस्ट लगानी है, हाई कॉस्ट लगानी है, आपने एमआरपी लगानी है या फिर कॉस्ट प्राइस लगानी है, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस वे से उसकी प्राइस को डिसाइड करेंगे। कॉस्ट प्राइस भी लगा सकते हैं, चाहे एमआरपी लगा सकते हैं। अब कॉस्ट प्राइस में क्या आ जाता है, कॉस्ट प्राइस पहले आपको पता होना चाहिए कि एक मैन्युफैक्चरर है, जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है तो ऐसा नहीं जितना रॉ मटेरियल वो लेकर आया है और वो एज इट इज उतना ही यूटिलाइज हो जाएगा और उतना ही उसका फिनिश प्रोडक्ट बन जाएगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि बहुत सी अमाउंट होती है जो कि वेस्ट हो जाती है। ठीक है, कुछ भी अगर हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो बहुत सी अमाउंट वेस्ट हो जाती है। तो अब जो वेस्ट अमाउंट हुई है उसकी, तो पर्टिकुलर उस कॉस्ट को कौन भरेगा, तो उस कॉस्ट को भी जो कि आपका फिनिश प्रोडक्ट है उसी में कंसीडर किया जाता है कि उसको एडअप कर दिया जाता है उस कॉस्ट को भी, तो उसको कॉस्ट प्राइस कहा जाता है। ये भी उसकी कॉस्ट में ही आ गया, क्योंकि रॉ मटेरियल हमने यूज किया, इतना वेस्ट हो गया, तो उसको भी एडअप कर देता है मैन्युफैक्चर, तो वो कॉस्ट प्राइस हो जाती है। ठीक है, उसके बाद एमआरपी, ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ये वो रिटेल प्राइस, इसको वो आप देखते हैं नॉर्मली कुछ भी परचेज करते हैं तो ये बोला जाता है इसकी एमआरपी ही लगेगी। एमआरपी मीन्स जब भी कोई प्रोडक्ट जो उसकी जर्नी है फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड प्रोडक्ट, देन एक्चुअली जो एक्चुअल कंज्यूमर तक वो पहुंच रहा है, जर्नी रॉ मटेरियल टू द एक्चुअल कंज्यूमर। अब ऐसा नहीं कि फिनिश प्रोडक्ट बन गया तो उसका बस खर्चा खत्म, कोई एक्सपेंडिचर नहीं है, कोई एक्सपेंस नहीं लगेगा। उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट बनने के बाद जो उसकी जर्नी है टू ताकि वो रिसीव हो जाए एक्चुअल कंज्यूमर को, उसमें भी उसका एक्सपेंस होता है, उसका स्टोरेज का एक्सपेंस होगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस होगा, उसकी पैकेजिंग का एक्सपेंस होगा, उसके स्टॉक मेंटेनेंस का एक्सपेंस होगा, तो वो एक्सपेंस भी इंक्लूड करके, ठीक है, एमआरपी डिसाइड की जाती है। जैसे कोई लेबर है, लेबर चार्जेस है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, या उसके ऊपर जो टैक्स लगता है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, कोई इंपोर्ट हो रहा है या कहीं भी उसके ऊपर जितना भी उसके स्टोरेज पे चार्जेस है या फिर उसको स्टोर करने में कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ठीक है, वो सारी चीजें इंक्लूड करके जो चार्जेस होते हैं ना, उसको एमआरपी कहते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, मतलब कि हर चीज इंक्लूड होगी उसके अंदर भी। अब जो भी एक्चुअल कंज्यूमर को पहुंचेगा ना, वो सारा रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश्ड प्रोडक्ट तक, फिनिश्ड प्रोडक्ट के बाद जब वो एक्चुअल कंज्यूमर तक पहुंच रहा है, जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो भी कवर करता है, उसको ही एमआरपी कहा जाता है। ठीक है, तो उस बेस पे भी उसको प्राइसिंग की जाती है। अब प्राइसिंग करने के अलग अलग मेथड्स हैं, हम वो पढ़ेंगे कि किस बेस पे प्राइसिंग की जाती है मटेरियल पे, कितना चार्ज करना है कंज्यूमर को, कितना कॉस्ट करना है, हाई कॉस्ट करना है, लो कॉस्ट करना है, कॉस्ट इन प्राइस करना है, एमआरपी बेस करना है, क्या करना है, होलसेल रेट देना है, किस तरह से उसकी प्राइसिंग करनी है पर्टिकुलर मटेरियल की। तो प्राइसिंग ऑफ मटेरियल में हम बात करें तो इसके अलग अलग 5 मेथड है, 5 मेथड हैं। सबसे पहले है फीफो मेथड, दैट मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, सेकेंड वन इज लीफो मेथड, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, एंड थर्ड वन इज
Fourth one is replacement price method. Fifth one is inflated price method. And last method, sixth one is standard price method. These are methods, or you can say that techniques used for pricing of material. मटेरियल की प्राइसिंग करने के मेथड है. वन बाय वन करके हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट मेथड दैट इज फीफो मेथड, और इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. फर्स्ट इन, जो पहले आया है वो ही पहले जाएगा, यानी जो रिसीव किया है शॉप पे पहले उसी की पहले सेल होगी. तो नेम से क्लियर होती है. ये किस केसेस में होती है, ये उस केस में किया जाता है जिस केस में जो मटेरियल है वो उसको हम लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन के लिए स्टोर नहीं कर सकते ड्यू टू डिकम्पोजिशन. वो डिकम्पोज हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खराब हो जाएगा. तो इसलिए जो दैट कम्स फर्स्ट सो सेल्स फर्स्ट. जो पहले आया है वो ही सेल होएगा फर्स्ट. ठीक है. तो बहुत से ऐसे होते हैं, जैसे अब हमने कॉमन जो डोमेस्टिक लाइफ का एग्जांपल ले लेते हैं. अगर हम जैसे टमाटर है, आपके पास टमाटर भी पड़े हैं, आलू भी पड़े हैं, लेकिन आपको टमाटर है, ठीक है, उसको टमाटो की सेल पहले करेंगे. क्यों? क्योंकि यूज भी पहले करेंगे, क्योंकि वो उसकी जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो जल्दी खराब हो जाते हैं, तो उसको पहले यूज करेंगे. इंस्टेड कि आप उसको पोटैटो पड़े रहेंगे, वो खराब नहीं होंगे. वैसे ही मेडिसिन लाइन में भी कुछ ऐसी लिक्विड प्रिपरेशंस होती हैं जो कि डिकम्पोज हो जाती है. तो वो जैसे फ्रेश आई है तो उसको पहले ही सेल करना चाहिए, क्योंकि इट मे बी डिकम्पोज्ड. सो रिसीव द गुड्स एंड सेल इट इन शॉर्टर ड्यूरेशन. जो कि जो रिसीव किया है शॉर्टर ड्यूरेशन में उसको पहले सेल करो, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो सकती है और एक्सपायर हो सकती है. उसको लॉन्गर ड्यूरेशन तक आप स्टोर नहीं कर सकते. ठीक है. तो उसके जो चार्जेस हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई मटेरियल लाया है, मान लो अभी 1 अप्रैल को कोई मटेरियल आपने स्टॉक कोई भी आया, किसी भी कोई भी मतलब कि सस्पेंशन का या इमल्शन का, कोई भी लिक्विड प्रिपरेशन का. ठीक है. उसके बाद आपने 2-4 दिन बाद फिर ऑर्डर कर दिया, क्योंकि आपका जो स्टॉक है वो उतना नहीं आपने मंगवाया था. तो आपसे अगर मान लो कोई जो आपने नेक्स्ट जो फ्रेश स्टॉक मंगवाया है वो स्टॉक उससे 1 या 2 रुपये थोड़ा कॉस्टली है, ऐसा मान लो, ठीक है, उससे प्राइस उसका हाई है. लेकिन आपने क्या करना है, ऐसा नहीं कि आपके पास कस्टमर आ रहा है तो आप फ्रेश स्टॉक का प्राइस लगाओगे. नहीं, आप पहले जो लास्ट स्टॉक पड़ा है उसको क्लियर करोगे. और अगर मान लो उसी टाइम कोई न्यू पेशेंट आ रहा है और वो आपसे वो सेम इमल्शन, सस्पेंशन, जो भी लिक्विड मटेरियल है, आपसे वो प्रिस्क्रिप्शन लेकर आ रहा है और वो आपको प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग उसको हैंडओवर करना है. तो उस टाइम आप, अगर मान लो आपका जो पुराना स्टॉक है वो खत्म हो गया, लास्ट पीस दे दिया, और आपने फ्रेश स्टॉक दिया, तो वो फ्रेश स्टॉक का रेट फ्रेश स्टॉक के अकॉर्डिंग निकलेगा. लेकिन जो लास्ट है, पहले आपको लास्ट वाला क्लियर करना पड़ेगा. अगर आप लास्ट क्लियर करोगे तो उसकी कॉस्ट, लास्ट वाले की कॉस्ट जितनी ही आप लगाओगे. ऐसा नहीं कि आप आज फ्रेश स्टॉक ले आए हो और उसको उस फ्रेश स्टॉक के अकॉर्डिंग चार्ज करो, ऐसा नहीं. तो इसकी जो प्राइसिंग है, जो लास्ट में जो हमारा जो पहले आया था मटेरियल, उसके अकॉर्डिंग ही रहेगी. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, जो कि हम लॉन्गर ड्यूरेशन तक स्टोर नहीं कर सकते, पहले हम उसको सेल करेंगे और उसी की प्राइस को लगाएंगे, चार्ज करेंगे. ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड. नाउ मूव टू द सेकंड मेथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल, दैट इज LIFO मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट. अब देखो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं LIFO मेथड में, जैसे आपके पास सामान पड़ा है, ठीक है, तो वो डिकम्पोज नहीं हो रहा, ठीक है, बट उसकी एक्सपायरी तो है ना. ठीक है. कोई भी चीज है, जैसे आप मेडिसिन में अमोक्सिसिलिन को सपोज
एमॉक्सिसिलिन है, एक एंटीबायोटिक है, एजिथ्रोमाइसिन है, ठीक है, कोई भी एंटीबायोटिक एग्जांपल ले लीजिए, एमॉक्सिसिलिन है, ठीक है, आपने वो स्टॉक मंगवाया, ठीक है, आपके पास उसकी 2 स्ट्रिप्स पेंडिंग है, ठीक है, उसके बाद आपका फ्रेश स्टॉक आ गया, तो आपने पहले क्या करना है, जो उसकी 2 स्ट्रिप पेंडिंग है, लास्ट में जो रह गया उसको क्लियर करोगे, पहले उसकी सेल करोगे, इंस्टेड कि आप फ्रेश स्टॉक खोल लो। क्यों? क्योंकि उसकी भी वो खराब नहीं होता, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में तो वो डिकम्पोज हो रहा था, वो खराब हो रहा था, ठीक है, खराब होने वाली प्रिपरेशन थी, इसलिए उसको निकाल दिया। लेकिन लास्ट इन फर्स्ट आउट में क्या है, उसकी पर्टिकुलर एक्सपायरी डेट है, ठीक है, अगर आप उसको पहले नहीं सेल करते, उसकी क्लियरेंस नहीं करते, तो वो उसकी एक्सपायरी डेट में वो टाइम इंक्लूड होता रहेगा, ठीक है, और वो एक्सपायर हो जाएगी टाइम से पहले, ठीक है, वो अपने पर्टिकुलर टाइम पे एक्सपायर हो जाएगी और आप उसकी सेल नहीं कर पाएंगे, तो आपके लिए वो वेस्टेज में रह जाएगी। इसलिए जो लास्ट में आपके पास प्रोडक्ट पड़ा है, ठीक है, पहले आप उसको क्लियर करोगे, ठीक है, बिकॉज तभी आप जो नया स्टॉक लाए हो उसको क्लियर करोगे। सो गिव द ओल्डर स्टॉक फर्स्ट बिकॉज इट गेट एक्सपायर्ड, क्योंकि वो एक्सपायर हो सकती है। यूज्ड फर्स्ट दोज ड्रग्स विच कैन बी स्टोर फॉर लॉन्ग टाइम, वो लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। दे कैन एक्सपायर एट सर्टन डेट, उसकी सर्टन डेट पे वो एक्सपायर हो सकती है। वी हैव टू सेल द ड्रग बिफोर द एक्सपायरी, हमें सेल करनी है उसकी एक्सपायरी से पहले। ओल्ड स्टॉक यूज फर्स्ट, after the consumption of old stock then you have to use the fresh stock, ठीक है। this method is last in first out method। in this method इसमें भी वही एग्जांपल अगर आपको लेके चले कि आपकी 2 स्ट्रिप पेंडिंग पड़ी है, आपने 2 स्ट्रिप दे दी किसी पेशेंट को एट ए टाइम, और वो 2 स्ट्रिप दिया, उसको लास्ट का ही जो प्राइस है जो रह गया पेंडिंग, अगर मान लो उसके साथ ही एक और पेशेंट आ गया, उस पेशेंट के पास उसको भी सेम वही स्ट्रिप चाहिए, लेकिन आपका जो ओल्डर स्टॉक था वो खत्म हो गया, आपने उसको फ्रेश स्टॉक दिया, तो उसको आप फ्रेश स्टॉक के अकॉर्डिंग चार्ज करोगे, कॉस्ट और प्राइस उसके अकॉर्डिंग करोगे। लेकिन जो जिसको पुराना स्टॉक दिया, जो पेशेंट थे या कस्टमर थे वो तो इकट्ठे ही है ना, लेकिन उसको पुराना स्टॉक से क्लियर किया, ठीक है, पहले, क्योंकि पहले पुराना स्टॉक क्लियर करना है, क्योंकि इसकी सर्टन एक्सपायरी डेट है, इसलिए तो उसको पुराने स्टॉक के अकॉर्डिंग चार्ज लगेगा और उसको नए स्टॉक के अकॉर्डिंग चार्ज लगेगा, चाहे वो चार्ज ज्यादा हो या कम हो, उसके अकॉर्डिंग चार्ज लगेगा। दिस इज ऑल अबाउट द LIFO मेथड, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। नाउ मूव टू द थर्ड मेथड, दैट इज एवरेज कॉस्ट मेथड। एवरेज कॉस्ट मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड अब देखो कोई भी प्रिपरेशन है, मान लो फॉर एग्जांपल जैसे आपने पैरासीटामोल का सिरप बनाना है, ठीक है, तो उसमें इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जैसे A, B, C, D, इस तरह के ये इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। अब ये कुछ भी हो सकता है, A मान लिया आपने PCM है, ठीक है, B मान लिया B, C, D आर एक्सीपिएंट्स, ये एक्सीपिएंट्स हैं, जैसे B में क्या है, फ्लेवरिंग एजेंट हो गया, फ्लेवरिंग एजेंट हो गया B, ठीक है, और C क्या हो गया, प्रिजर्वेटिव हो गया, ठीक है, D कलरिंग एजेंट हो गया, ठीक है, इस तरह से ये अलग अलग प्रोडक्ट हो गए। तो एवरेज कॉस्ट मेथड में क्या, कैसे प्राइस को डिसाइड किया जाएगा, इसमें जितने जो एक प्रोडक्ट बनाने के अंदर जितने भी एक्सीपिएंट्स लगे हैं, जितने भी मटेरियल लगे हैं, उनकी अलग अलग जो कॉस्ट है उनको प्लस कर देंगे, ठीक है, अपॉन में नंबर ऑफ प्रोडक्ट, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है, इसमें ही आ जाएगा ऊपर, हम लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ टोटल प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ टोटल प्रोडक्ट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट। जैसे इसमें कॉस्ट क्या है, जैसे PCM है, इसकी कॉस्ट अलग होगी, फ्लेवरिंग एजेंट की कॉस्ट अलग होगी, प्रिजर्वेटिव की अलग, कलरिंग एजेंट की अलग, इन सब की कॉस्ट को प्लस करके अपॉन में टोटल नंबर कितने, 1 2 3 4 प्रोडक्ट यूज हुए रॉ मटेरियल की तरह, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, इससे हम एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग ही कॉस्ट लगती है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द एवरेज कॉस्ट मेथड। उसके बाद नाउ मूव टू द नेक्स्ट मेथड, दैट इज
replacement price method. After the discussion of average cost method, our fourth method is replacement price method. अब देखो बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी जो कॉस्ट है वो फ्लक्चुएट होती है, ठीक है, कब बदलती रहती है, कभी कम होगी कभी ज़्यादा होगी, उनकी कोई पर्टिकुलर वो नहीं होती कि पर्टिकुलर इसकी ये कॉस्ट प्राइस ऐसी नहीं रहती है, वो कम ज़्यादा होती रहती है, ठीक है, यानी उसकी कोई तो उसको हम किस वे से चार्ज करेंगे, किस तरह से वो प्राइस लगाएंगे, उसकी प्राइसिंग कैसे करेंगे उसकी। एट दैट केस दोज प्रोडक्ट हुज प्राइस और हुज रेट continuously changes day by day or fluctuates day by day, fluctuate हो रहे हैं, so we are not fix their price, हम उसकी प्राइस को फिक्स नहीं कर सकते, so their price will decide on the basis of market value. तो मार्केट में उसकी कैसे वैल्यू है, मार्केट वैल्यू क्या है, उस बेसिस पे उन प्रोडक्ट्स की जो भी प्राइस है डिसाइड की जाती है, क्योंकि उनकी प्राइस तो फिक्स ही नहीं है, डे बाय डे वो फ्लक्चुएट हो रही है, कभी कम हो रही है कभी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। उसी तरह से जो उसकी मार्केट वैल्यू है, उसकी मार्केट वैल्यू के बेस पे हम उसकी प्राइस को डिसाइड करते हैं या फिर मटेरियल की प्राइसिंग करते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट मेथड, दैट इज इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड, इन दिस मेथड अब देखो कोई भी मटेरियल है उसकी मैन्युफैक्चर करते हैं, रॉ मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है पर्टिकुलर जितना हमने रॉ मटेरियल यूज किया वो सारा रॉ मटेरियल यूज करके उतना ही प्रोडक्ट उसको देगा, फिनिश प्रोडक्ट बना देगा। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मिल्क का एग्जाम्पल, ये मिल्क से हमने खोया बनाना है, ठीक है। अगर हमने मान लो 50 रुपीज़ पर लीटर या पर केजी जो भी मिल्क है आपने यूज किया, ठीक है, तो वो यूज करने पे क्या आपको 1 केजी आपने मिल्क यूज किया तो क्या आपको 1 केजी ही खोआ मिल जाएगा? नहीं, उसमें क्या हो गई, वेस्टेज हो गई, कुछ अमाउंट वेस्टेज होगी। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत सी ऐसी प्रिपरेशंस होती हैं, ठीक है, जैसे मेंथोल का एग्जांपल लिया, मेंथोल का जो मतलब कि अगर मेंथोल का रेट देखा जाए, एक पैकेट ऑर्डर करना है, ठीक है, तो उसमें जितनी 100 पैकेट की कॉस्ट है ना, ठीक है, उतनी नहीं लगेगी, वो 60 पैकेट के अकॉर्डिंग लगेगी, ठीक है। एक 100 पैकेट परचेज करना है तो वो 60 पैकेट के अकॉर्डिंग उसका रेट लगेगा। क्यों? वो 40% एक्स्ट्रा क्यों लग रहा है? वो इसलिए एक्स्ट्रा लग रहा है क्योंकि मेंथोल ड्यूरिंग द स्टोरेज, जब मेंथोल की स्टोरेज की जाती है तो उसमें वेस्टेज हो जाती है उसकी 10%। तो जो वेस्टेज हो रही है वो वेस्टेज कहाँ से कवर करेंगे, वो प्राइसिंग कहाँ से होगी? अब जो मैन्युफैक्चरर है उसने तो मैन्युफैक्चर करते टाइम रॉ मटेरियल प्रॉपर उतना ही लिया है, ऐसा थोड़ी है उसने खुद के पर्पस के लिए यूज कर लिया, उसने उतना ही रॉ मटेरियल लिया है, लेकिन उतना प्रोडक्ट नहीं बना जितना उसने रॉ मटेरियल यूज किया है, क्योंकि बीच में क्या हो गया, प्रोडक्ट की वेस्टेज हो गई। तो वो जो वेस्टेज है प्रोडक्ट की, उसकी प्राइस भी इसी में ही इंक्लूड की जाएगी, ठीक है। तो दिस मेथड इज कंसिडर्ड एज इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड, ठीक है, इसको इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड, दीज आर यूज्ड फॉर दोज गुड्स whose amount or quantity waste ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग, उन गुड्स के लिए यूज होता है जिनकी कुछ क्वांटिटी ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन के दौरान क्या होती है, वेस्टेज हो जाती है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। नाउ मूव टू द लास्ट मेथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल, दैट इज स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। स्टैंडर्ड प्राइस मेथड में क्या होता है, आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि इसमें आ जाती है एमआरपी। एमआरपी क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इट मींस इसमें हम कंसीडर करेंगे कि उसकी कितनी मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है, ठीक है, उसकी लेबरिंग कॉस्ट कितनी है, ठीक है, उसकी पैकेजिंग, उसके ऊपर कितना टैक्स लग रहा है, अगर उसकी स्टोरेज की उस पर कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ठीक है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन पे कितना चार्जेस है, उसकी वेयर हाउसिंग पे कितना चार्जेस है, ये सब इंक्लूड करके ही उसकी एमआरपी डिसाइड की जाती है। यानी जो एमआरपी होती है वो क्या होती है, स्टैंडर्ड प्राइस मेथड, उसके बेस पे उसको जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है वो दी जाती है। So students, this is all about the pricing of material. The various techniques which are used in the pricing of materials are FIFO method, LIFO method
एवरेज कॉस्ट मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड, इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड एंड स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। अब इसके बाद कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स भी हैं, जो कि क्या है, लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड प्राइस कंट्रोल ऑन बल्क ड्रग्स एंड फॉर्मुलेशन। अब लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है, लीगल रिक्वायरमेंट्स टू कंट्रोल द प्राइस, control the price of material और आइटम या प्रोडक्ट जो भी है ऑन मटेरियल दैट इज बल्क ड्रग एंड फॉर्मुलेशंस। बल्क ड्रग्स क्या होती है, जो बल्क में जैसे पैरासीटामोल, डाइक्लोफिनेक, सिर्फ ओनली ड्रग्स मंगवाई जा रही है। फॉर्मुलेशन क्या, प्रॉपरली जिसमें एक्सीपिएंट्स और ये एक्सीपिएंट्स ड्रग्स सब कुछ ऐड करके एक प्रॉपर फॉर्मुलेशन बनती है, ठीक है। उस पे कंट्रोल करने के लिए जो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1987 उसके बेस पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, इनको कैटेगराइज कर दिया, 3 तरह की एक कैटेगरी बना दी, ठीक है। प्राइस है बल्क ड्रग की, जो कि शेड्यूल 1 में आती है। प्राइस ऑफ बल्क ड्रग नॉट कम अंडर नॉट स्पेसिफाइड अंडर द शेड्यूल 1 एंड 2 एंड देन रिटेल प्राइस। ये 3 तरह की इसकी कैटेगरी बना दी। एक तो शेड्यूल 1 एंड 2 में आती है, नॉट स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 and 2 and then retail price, ठीक है। इस बेस पे कैटेगराइज कर दिया। अब जो बल्क ड्रग है या फिर फॉर्मुलेशन है जो शेड्यूल 1 और 2 में आ रही है, उसमें क्या करना है, मैन्युफैक्चरर को सारी डिटेल जो भी ड्रग्स उसकी शेड्यूल 1 और 2 में आ रही है उसकी डिटेल विद देयर लिस्ट ऑफ प्राइस उसके साथ या तो 31 जनवरी को और 30 जून को हमेशा एंटर होते हैं उसके नाम, वहाँ पे एंटर करवाएगा वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके। उसके बाद जो मैन्युफैक्चरर वो ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है जो कि ड्रग्स शेड्यूल 1 और 2 में नहीं आती, तो मैन्युफैक्चरिंग के 14 डेज के बीच में, बिटवीन द 14 डेज वो सारी लिस्ट, सारी डिटेल देगा गवर्नमेंट को, ठीक है। एंड जब गवर्नमेंट उसकी जो फाइनेंस बिल की इंट्रोडक्शन कर रही है पार्लियामेंट में, उसके 30 डेज के बीच के उसके इंट्रोडक्शन, उसको इंट्रोड्यूस कर रही है फाइनेंस बिल को पार्लियामेंट की, उसके 30 डेज तक इंट्रोड्यूस करने के 30 डेज तक उसकी सारी जो प्राइसिंग है, प्राइस लिस्ट देगी उन ड्रग्स की जो कि शेड्यूल 1 और 2 में नहीं आती। उसके बाद रिटेल प्राइस, रिटेल प्राइस का फॉर्मूला है सीधा, रिटेल प्राइस इज इक्वल टू MC MAPE अपॉन 100 प्लस ED, ठीक है। अब RP क्या है, RP मीन्स रिटेल प्राइस, ठीक है। कॉस्ट ऑफ MC क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मटेरियल की जो कॉस्ट है। CC कन्वर्जन कॉस्ट है एज पर नॉर्म्स, जो कि चेंज हो रही है टाइम टू टाइम, ठीक है। PM क्या है, मटेरियल प्राइस, पैकेजिंग मटेरियल प्राइस, जो पैकेजिंग मटेरियल है उसकी प्राइस, ठीक है। एंड PC क्या है, कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग, ठीक है। MAP क्या है, MAPE इज द मैक्सिमम अलाउएबल पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, मैक्सिमम अलाउएबल पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, यानी मैन्युफैक्चर करने के बाद जो भी खर्चा लग रहा है, ठीक है, जैसे उसकी स्टोरेज के लिए, उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसकी वेयर हाउसिंग के लिए, उसके टैक्सेस, वो उसको कहते हैं मैक्सिमम अलाउएबल पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। और ED क्या है, एक्साइज ड्यूटी, जो भी उसके ऊपर टैक्स लग रहा है, एक्साइज ड्यूटी है वो। इस फॉर्मूला से हम रिटेल प्राइस जो कैलकुलेट करते हैं, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर अथॉरिटी आ गई थी कि इसको इस तरह से इसको कैटेगराइज किया जाए। तो ये हो गया, दीज आर द लीगल रिक्वायरमेंट्स, दैट इज लास्ट टॉपिक ऑफ योर ड्रग हाउस मैनेजमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, ड्रग जो
ड्रग की जो बल्क ड्रग है या फॉर्मुलेशन है उनकी जो प्राइस है उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ लीगल एक्शन लिए गए, जिसमें क्या होता है जो ड्रग कंट्रोल ऑर्डर एक एक्ट था, एक्ट ऑफ ड्रग कंट्रोल ऑर्डर 1987 में बना, ठीक है। उसमें क्या होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना उसको अथॉरिटी दे दी गई भी आप इसको कंट्रोल करो। तो उन्होंने क्या किया, 3 कैटेगरी की ड्रग्स बना दी। एक तो जो शेड्यूल प्राइस ऑफ ड्रग ऑफ बल्क ड्रग जो कि एंड फॉर्मुलेशन जो कि शेड्यूल 1 और 2 में आ रही है, और जो कि 1 और 2 में नहीं आ रही सेकंड कैटेगरी वो बना दी, और थर्ड कैटेगरी बना दी रिटेल प्राइस के अकॉर्डिंग कि आप ये फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लो कितनी मार्केट प्राइस है, कितनी कन्वर्जन कॉस्ट है, कितनी पैकेजिंग मटेरियल की कॉस्ट है, कितनी कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग है, ठीक है। पैकेजिंग मटेरियल कौन सा है, मैक्सिमम अलाउएबल एक्सपेंसेस, पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और एक्साइज ड्यूटी, इससे कैलकुलेट करके आप बता दो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये रिटेल प्राइस का फॉर्मूला हो गया। इस रिटेल प्राइस से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या रिटेल प्राइस है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ड्रग हाउस मैनेजमेंट। दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हमने सारी चीजें डिस्कस की कि ड्रग हाउस मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है, और इसको मैनेज करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए जाते हैं, क्या क्या कैसा लेआउट होता है, कैसा डिजाइन होता है, ठीक है, कितना एरिया चाहिए हमें, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, और हम सप्लायर को कैसे सिलेक्ट करते हैं, कैसे क्रेडिट इंफॉर्मेशन होती है, कैसे स्टोरेज की जाती है, को आइडेंटिफिकेशन के लिए मटेरियल को कैसे कोड्स दिए जाते हैं, कोडिफिकेशन कैसे होती है, लास्ट में उसकी प्राइसिंग, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा मेहनत कर ली, अब उसकी आपको जो आउटपुट मिलेगा वो प्राइसिंग से ही मिलेगा, तो प्राइसिंग ऑफ मटेरियल, और उसमें कुछ लीगल रिक्वायरमेंट थी। दिस इज ऑल अबाउट द ड्रग हाउस मैनेजमेंट। दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए ये मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट, प्राइसिंग के मेथड्स कई बार आस्क किए जाते हैं, और सब कुछ जैसे आपको कोडिफिकेशन के बारे में, कोडिफिकेशन टेक्निक्स है, अलग अलग टेक्निक्स हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि एक ड्रग स्टोर को ओपन करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो ये सब आपको पता भी होना चाहिए, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये चैप्टर, दिस इज ऑल अबाउट द ड्रग हाउस मैनेजमेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स।